नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसे कि हमारी क्लासें कंटिन्यू आ रही हैं, डेली आपको देखने के लिए मिल रही हैं और बहुत अच्छे से हम क्लासें कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सबसे पहले उत्तराखंड का सिलेबस डिस्कस किया था, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, उसके बाद ज्योग्राफी का। इस इन सारे का सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम आपकी क्लासें लेके आए हैं। क्लासों में मैंने इकोनॉमी स्टार्ट किया। इकोनॉमी आपके सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वहां से स्टार्ट किया है मैंने। और मेरी 2-3 क्लासेस इकोनॉमी की आने के बाद मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन। वैसे ही जितनी भी हमारे यहाँ पर मैम हैं, आरती मैम या पिंकी मैम, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। पहले उन्होंने पहले सिलेबस डिस्कस किया, उसके बाद वो 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए और उसके बाद वो क्लासेस लेके आएंगे आपके लिए। तो आज हम देखते हैं। देखो कल क्या हुआ था ना, कल पूरी क्लास होने के बाद हमने 17-18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद अचानक में ही कैमरा क्या हो जाता है, रिकॉर्ड करना बंद कर देता है। मुझे पता नहीं चलता है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज फिर क्या करते हैं, आज फिर से देखेंगे हम क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन मैंने समझा दिया था। क्या देखा था, सतत जो विकास के लक्ष्य हैं वो क्या हैं, किस लिए हैं, वो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, बस ये क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो मैंने हटा दिए हैं। ग्रामीण विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास का जो लक्ष्य होता है वो क्या होता है। तो इसका जो होता है, ग्रामीण आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, तो ग्रामीण विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक का विकास नहीं होता है। उद्योग के बारे में अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो क्या होगा, जो ग्रामीण आबादी है उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सुधार करना। ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण आबादी की ग्रामीण आबादी की सामाजिक सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। सुधार इसका ये क्या होता है, लक्ष्य होता है। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम आपके बाद आप देखेंगे 19, क्वेश्चन नंबर 19। ये यूकेएसएससी के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, जो यूकेएसएससी में चाहे वो पिछले क्वेश्चन में पूछे गए हों या फिर जो संभावित क्वेश्चन हो, वैसे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस की अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं। जैसे आपका सिलेबस बोलता है वैसे ही हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन कराएंगे। बाकी तो क्वेश्चन की सीरीज आपकी अच्छी आएगी ही। ये तो सिर्फ आपके लिए रिवीजन के लिए है कि आपके क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मनरेगा से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, मनरेगा करंट में भी है। तो जो करंट का टॉपिक, जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ये मनरेगा स्कीम के बारे में, तब मैं आपको उसको करंट से रिलेट करके बता दूंगा। इसका नाम चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, कैसी व्यवस्था है, तो सारी चीजें मैं आपको करंट में डिस्कस करूंगा, तब बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कैसे पूछे। मनरेगा जैसी योजनाओं का उद्देश्य क्या है। मनरेगा जैसी योजनाओं का उद्देश्य उद्देश्य बताना। देखो मनरेगा क्या होता है, मनरेगा में नाम आ जाता है गांधी जी का नाम, है ना, महात्मा गांधी रूरल वाला। तो ग्रामीण योजना है, ये ग्रामीण के लिए आती है। तो किस लिए आती है, जो ग्रामीण परिवार है ना, ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देना। इसमें सुना होगा कि आपको 100 दिन का इसमें रोजगार मिलता है ना ग्रामीण में। तो इसमें हम इसका जो आंसर लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार रोजगार की रोजगार की गारंटी देना। अभी जो होता है ना, लगभग 100 डेज का होता है ना। तो बाकी इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो तब मैं आपको बताऊंगा मनरेगा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब हुआ था, कहाँ से लागू हुआ, कैसे लागू हुआ ना, किसने लागू किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी, कौन सी फिजिकल पॉलिसी भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। सही है। अब आपने पढ़ा होगा, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। राजकोषीय नीति
और कौन सी पॉलिसी होती है, एक तो राजकोषीय नीति होती है, एक मौद्रिक नीति होती है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। देखो राज राज कौन करता है, सरकार। तो राज करता है तो इसकी इसकी जो पॉलिसी बनाई जाती है इसका आंसर हम लिखेंगे। देखो सरकार का होता है वित्त मंत्रालय, या फिर आंसर हो सकता है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो हम दोनों लिखेंगे वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मंत्रालय ब्रेक में लिखेंगे भारत सरकार या कोमा भारत सरकार, भारत सरकार, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके आज क्वेश्चन कुछ करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत में जो है जो मौद्रिक नीति है, एक तो होती है फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। मौद्रिक पॉलिसी, मौद्रिक नीति जो होती है वो कौन जारी करता है, वो करता है आरबीआई। तो इसके बारे में बताना है ये क्या होगा। देखो आरबीआई जब करेगा तो क्या करेगा, या तो महंगाई को बढ़ाएगा, महंगाई घटाएगा, है ना। तो इसका क्या होता है, महंगाई पर नियंत्रण करना, इसका होता है महंगाई पर नियंत्रण करना और मूल्य स्थिरता बनाए रखना। क्या होता है, महंगाई पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण, नियंत्रण। और दूसरा क्या होगा, जो मूल्य है ना, मूल्य की जो स्थिति है उसको बरकरार रखना, है ना। मूल्य स्थिति को बनाए रखना, मूल्य की स्थिति को बनाए रखना। मुद्रा की या मूल्य की, मुद्रा की स्थिति को, मुद्रा की स्थिति को बनाए रखना, बनाए रखना, ठीक है। बनाए रखना पूरा हो जाएगा, बनाए रखना मैंने बनाए तक लिखा है, ठीक है। आपके हो गए 20 क्वेश्चन। अब 21वां क्वेश्चन देख लेना है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है ना, आरबीआई क्या है, भारतीय, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, आरबीआई बोलते हैं ना इसको, आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक क्या है, भारत का एक क्या है, एक बैंक है। कैसा है बैंक, देखो इसको बोलते हैं बैंकों का बैंक। क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। या फिर इसको एक चीज और बोलते हैं, भारत सरकार का बैंक, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का जो बैंक है वो भी क्या कहलाता है, आरबीआई कहलाता है। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, भारत का केंद्रीय बैंक। क्या होगा, भारत का केंद्रीय बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है। भारत सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक, ये इसको हम बोलेंगे भारत का, भारत सरकार का, भारत का या भारत सरकार का, भारत सरकार का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक। तो भारत सरकार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, लोन लेना होगा, तो वो किससे लेंगे, आरबीआई से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में मुद्रा स्फीति किसमें नियंत्रित, मतलब किसमें जो होती है नियंत्रित होती है, वृद्धि होती है, वो संदर्भित करती है। मतलब भारतीय जो, भारत की जो मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति, सॉरी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। किसमें निरंतर वृद्धि को दर्शाती है या संदर्भित है। मतलब जो जो इन्फ्लेशन होता है ना, वो किस में वृद्धि को दर्शाता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति किस में बताती है, किस में, किस चीज में वृद्धि होती है उस चीज को बताती है ना। तो मुद्रास्फीति किसको बताती है, इसका क्वेश्चन लिख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मुद्रास्फीति किसमें निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। भारत में, भारत में मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति किसमें, ठीक है। भारत में जो मुद्रास्फीति है वो किसमें वृद्धि को दर्शाती है ना, किसमें निरंतर वृद्धि को संदर्भित करती है। किसमें निरंतर, निरंतर वृद्धि को संदर्भित, संदर्भित करती है, ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में हम देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या मुद्रास्फीति कैसे नापी जाती है, क्या होता है, किस किस चीज पर असर पड़ता है। रेडी, एक होता है रेडी, है ना, रेडी कौन होता है, एक कर्जदाता होता है, कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला। तो उनमें से किसको, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम देखेंगे कि अभी देखना है कि भारत में मुद्रास्फीति
किसमें निरंतर वृद्धि को संदर्भित करती है, वृद्धि संदर्भित करती है, तो वस्तु और सेवा के मूल्य में। इसमें आंसर होगा वस्तु एवं सेवा के मूल्य, क्या हो गया आज, मूल्य में, ठीक है, वस्तु एवं सेवा के मूल्य में। ऐसे देखो, अगर इन्फ्लेशन होता है, छोड़ो अभी नहीं बता रहे, एक होता है, एक आपने सुना होगा डिमांड, एक होता है सप्लाई, है ना, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है ये चीज हम देखेंगे, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कैसे इसकी चैन होती है, पूरी चैन कैसे काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम 24वां क्वेश्चन। आपके इन क्वेश्चनों से लगभग आपकी पूरी इकोनॉमिक्स रिवीजन हो जाएगी, पूरी रिवीजन आराम से हो जाएगी कि इकोनॉमी में हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं इसमें, हर टॉपिक से, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन है, चाहे वो कमी क्वेश्चन क्यों ना, कमी क्वेश्चन तो है ही, अगर 50 क्वेश्चन में कौन सा पूरी इकोनॉमी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपके हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस पूर्व संस्था का स्थान लिया। ठीक है, नीति आयोग ने नीति आयोग ने नीति ने आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया। ठीक है, नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था, ये सबको पता है कि नीति आयोग से पहले क्या काम करता था, क्या, देखो एक मैंने बहुत कई बार बताया, एनडीसी बताया था, एक योजना आयोग बताया था, नीति आयोग बताया था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था, लेकिन अभी अभी हमारे टॉपिक ये वाला स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको, जब भारत की विशेषताएं पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बता दिया था ना, थोड़ा सा बताया था। तो इसका जो आंसर होगा इसका, वो होगा योजना आयोग। ये मैंने आपसे ये भी पूछ लिया था, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, योजना आयोग बना कब था, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की अवधारणा क्या है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण होता है लिबरलाइजेशन, ना, लिबरल जो होता है ना, लिबरल बनना, उदार बनना। तो उदारी की जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की अवधारणा क्या बताती है, ठीक है, अवधारणा क्या बताती है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की अवधारणा क्या दर्शाती है, क्या बताती है, बताओ जल्दी जल्दी, आप भी तो बताओगे ना इसके आंसर, है ना, कमेंट में आप भी बताते रहोगे और हम भी करते रहेंगे। अब एक दिक्कत ये है कि हमारा भी लाइव नहीं है, तो लाइव नहीं है इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। इसका आंसर बताओगे क्या होता है, क्या होगा, इसका आंसर होगा सरकारी प्रतिबंधों में ढील। देखो जैसे आपने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, एलपीक्यू और एलपीजी, है ना, एलपीक्यू की जगह हमारे यहाँ क्या आया था, एलपीजी आया था, कब आया था, 1991 में, है ना। तो क्या हुआ था, यहाँ पर सरकार का ज्यादा कंट्रोल होता था, लेकिन लिबरलाइजेशन में क्या होता है, थोड़ी ढील दे जाती है। तो इसमें लिख लो, सिंपल लिखेंगे, सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में ढील देना, ढील देना, ठीक है, ढील दे देती है सरकार के, ठीक है, आप भी कर सकते हो थोड़ा बहुत काम। तो चलो, बस वैसे ये बस रिवीजन के लिए कर रहा है ना, रिवीजन करना है हमें, किस तरह से रिवीजन हो सकता है, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बस वही देखना है, बाकी तो हमारा हम जब अच्छे से पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको समझाऊंगा मैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या दर्शाता है, ग्लोबलाइजेशन क्या दर्शाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन क्या दर्शाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या दर्शाता है, बताओ।
जो वैश्वीकरण है वो क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, देखो वैश्वीकरण का मतलब पूरी दुनिया को जोड़ना, क्या करना, पूरी दुनिया को जोड़ के रखना। तो क्या होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ एकीकरण, क्या है, एकीकरण, इसको एक करना, एकीकरण। ठीक है, हमारा 27वां क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है, वस्तु एवं सेवा कर कौन बोलते हैं, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको सिंपल ही लिख देते हैं, बस कुछ नहीं है, अप्रत्यक्ष कर, कैसा करेंगे, अप्रत्यक्ष कर, सिंपल। ठीक है, 28 चलो नेक्स्ट देखेंगे 28। कृषि के अलावा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, उत्तराखंड का क्वेश्चन, अब हम इकोनॉमिक्स में उत्तराखंड का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कृषि के अलावा, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, 28वां क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे, आप उतार लो इसको, नोट डाउन करते चलो। आपका जो सिलेबस चल रहा है ना, जो आप इकोनॉमिक्स से नोट्स बनाएंगे उसमें क्वेश्चन भी लिखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। चलो देखते हैं 28। चलो नेक्स्ट 28। ठीक है, अब क्या है, कृषि के अलावा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि के अलावा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, तो किस क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा वो कैमरा हिल गया था। कृषि के अलावा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान है, तो कौन सा क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण योगदान देता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे यहाँ कृषि तो होती है, कृषि इतनी नहीं होती है लेकिन होती है ना। तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ना एक चीज और भी होता है, हम देखते हैं आंसर में, पर्यटन, क्या लिखेंगे, पर्यटक या पर्यटन। जितने भी पर्यटक होते हैं वो भी हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, इसको बोलते हैं आतिथ्य, पर्यटन अथवा आतिथ्य। क्वेश्चन नंबर 29। हम देख लेंगे 30 क्वेश्चन आज देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कल देख लेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2 वीडियो में हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हम कर लेंगे कंप्लीट। लेकिन क्या हुआ, धोखा दे दिया है ना, टेक्निकल चीजें हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। देखो उत्तराखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहाड़ी, देखो उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में भूजोत पैटर्न की समस्याएं, सामान्य विशेषता बतानी है। ठीक है, उत्तराखंड उत्तराखंड के पहाड़ी, ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ी, पहाड़ी का मतलब लोगों की बात नहीं हो रही है, जो पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्रों में, जोतो भूजोतो भू जोतो, जो भू है ना, भू मतलब भूमि, जोत मतलब उसमें जितनी में खेती होती है उसको बोलते हैं भू जोतो, है ना। भू जोतो या भू जोत पैटर्न, पैटर्न पैटर्न क्या मतलब, देखो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ना कई प्रकार की वो होती है, कृषि होती है कई प्रकार की, सीढ़ीदार देखोगे ना, तो होती है, प्लेन में भी होती है और पहाड़ी पे होती है। पैटर्न सामान्य विशेषता क्या है, पैटर्न की सामान्य विशेषता क्या है,
सामान्य विशेषता क्या है। ठीक है, अब ये बताना है हमें जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र पे भूजोत है ना, उनके पैटर्न की क्या है सामान्य विशेषता क्या है। इसमें हम एक क्वेश्चन हम सिंपल लिख सकते हैं, हमारे यहाँ पर छोटे खेत होते हैं, छोटे छोटे व सीढ़ीदार, छोटे व सीढ़ीदार खेती, छोटे व सीढ़ीदार खेती, ये हो गया हमारा इसका आंसर, छोटे व सीढ़ीदार खेत, खेत या खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में क्वेश्चन नंबर 30, उत्तराखंड के ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जो होती है ना कृषि, कृषि विकास, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती, कृषि विकास के लिए प्रमुख चुनौती। ठीक है, बताओ आंसर बताओ इसका जल्दी से क्या होगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में दे दो इसका आंसर। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए प्रमुख चुनौती बतानी है, क्या चुनौती है। तो इसमें ना कठिन भूभाग और कठिन, इसमें आंसर लिखेंगे इसका, कठिन भूभाग और सीमित कृषि योग्य भूमि, कठिन भूभाग और कठिन भूभाग और देखो कठिन भूभाग मतलब पथरीला जगह, पथरीले जगह की जुताई करने में, जोत करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और सीमित कृषि योग्य भूमि, और सीमित सीमित कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि। ठीक है, सीमित कृषि योग्य भूमि मिलती है हमारे उत्तराखंड में। 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ग्रामीण उत्तराखंड में आर्थिक विकास के लिए, ग्रामीण उत्तराखंड में, ग्रामीण है ना, ग्रामीण उत्तराखंड में, जो ग्रामीण का मतलब देखो गाँव, जैसे आप देखोगे ना, आप देखोगे देहरादून है ना, देहरादून देखोगे, और अगर आप देखोगे यहाँ पे ही एक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, देहरादून और धमसी नगर। अब इन दोनों की जब आप समानता देखोगे तो देहरादून आपको डेवलप दिखाई देगा, लेकिन उधमसिंह नगर इतना नहीं दिखाई देगा। क्यों, देहरादून एक राजधानी हो जाती है, तो देहरादून को हम क्या कहेंगे, देहरादून उधमसिंह नगर के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो देहरादून डेवलप होगा या शहरी होगा, और उधमसिंह नगर क्या हो जाएगा, थोड़ा ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामीण उत्तराखंड में आर्थिक विकास के लिए क्या कदम है, ग्रामीण उत्तराखंड में आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए संभावनाएं लिखते हैं, के लिए संभावना, संभावना क्या संभावना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया है मैंने, तो क्या संभावना होगी ग्रामीण उत्तराखंड के लिए आर्थिक विकास के लिए, संभावना क्या हो सकती है, पारंपरिक हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ाना। क्या होगा, पारंपरिक, पारंपरिक जो पारंपरिक चीजें होती है ना, पारंपरिक हस्तशिल्प, पारंपरिक हस्तशिल्प, देखो पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कि जगह जगह पर छोटे छोटे लोग अपने अपने उद्योग लगा लेते हैं। अब उद्योग लगा के उसमें छोटी छोटी अपनी पारंपरिक चीजों को करते हैं, जैसे कि कला कर लेंगे, या फिर मूर्तियां बनाना, कला बनाना, बर्तन बनाना, लकड़ी का औजार बनाना, सॉरी लकड़ी के जैसे फर्नीचर बनाना। तो इन सारी चीजों को जो पारंपरिक हस्तशिल्प है वो, और जो छोटे छोटे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, और स्थानीय उत्पादों को बढ़ाना, और स्थानीय उत्पादों को बढ़ाना। तो ये हमारी संभावनाएं हैं कि अगर ये कर लेंगे तो शायद ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास हो सकता है ना, ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास है, वो हो सकता है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए हमारे, अभी लगभग 20 क्वेश्चन और होने हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ हाँ चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन। कल को हमारा बच्चे का तो 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। चलो क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्वेश्चन देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है ना, समझना पड़ता है उसको, है ना, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते हैं,
जो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, सिर्फ वही क्वेश्चन हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। तो देखो 32वां क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत। जो भारत सरकार है, जो उसका राजस्व है ना, राजस्व, ठीक है, राजस्व, उसका पैसा आने के लिए क्या स्रोत है? उसको उत्तराखंड, भारत सरकार को पैसा कहाँ से मिलता है, राजस्व कहाँ से मिलता है? तो सबसे जो मिलता है वो कस्टम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, इसको लिखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कर, कॉर्पोरेट टैक्स। 33 क्वेश्चन देखते हैं 33। भूमि सुधारों का एक घटक, या इसको छोड़, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधारों का घटक है, भूमि सुधारों के घटक हैं, भूमि, इसको लिख लो, भूमि सुधारों के घटक हैं, ठीक है। अब इसमें बताना है कि क्या क्या घटक होंगे आंसर में। देखो सबसे पहला जो घटक होगा वो होना चाहिए, भूमि अगर सुधारनी है तो बिचौलियों को खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिचौलियों का उन्मूलन। क्या करना पड़ेगा? बिचौलियों का उन्मूलन। हमने कल देखा था जमींदारी उन्मूलन, है ना, बिचौलियों का उन्मूलन। दूसरा हमारा होगा भूमि सीमा कानून, भूमि सीमा कानून, है ना। एक और लिख लेंगे हम, इसके साथ साथ एक और हो सकता है इसमें, जैसे कि ना बटाईदारी सुधार। क्या हो सकता है? बटाईदारी सुधार, बटाईदारी सुधार। 34। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो और भी सुधार हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब हम देखेंगे संविधान का क्वेश्चन, मतलब इकोनॉमी में संविधान देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूमि सुधारों के विचार का समर्थन करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो भूमि सुधारों के विचार का समर्थन करता है? कौन सा अनुच्छेद भूमि सुधार के भूमि सुधारों के विचार का समर्थन करता है। चलो, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 39 ख और ग, अनुच्छेद 39 ख 39 ख और अनुच्छेद 39 ग, ये दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद तो एक ही है लेकिन ये इसकी क्लोज हैं दो, एक तो ख 39 का ख और ग, ये दो अनुच्छेद हो जाते हैं। अनुच्छेद 35 35 में हम क्वेश्चन लिखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता विकासशील देशों की श्रेणी में रखती है? हाँ, भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रखता है। कौन है जो भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रखता है? विकासशील देशों की श्रेणी में रखता है, वो क्या हो सकता है? ऐसा क्या है जो हम विकसित न होकर हम विकासशील कहलाते हैं? वो है बेरोजगारी और आय असमानता। क्या है? बेरोजगारी और आय असमानता, ठीक है। अगर हमारे यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो जाए और आय सबकी लोगों की कुछ आय मतलब आय ठीक ठाक हो जाए लोगों की, तो हम क्या हो जाएगा? हम विकासशील से कहां से जा सकते हैं? विकसित बन सकते हैं। विकासशील से हम क्या बन सकते हैं? विकासशील से विकसित बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी बहुत अच्छे से आपकी स्टडी होने वाली है स्टार्ट।
टॉपिक वाइज ही चलेंगे, जैसे हमारा सिलेबस चल रहा था टॉपिक वाइज वैसे ही टॉपिक वाइज चलता रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान है। बताओ जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी है। देखो कृषि क्षेत्र की जीडीपी में योगदान सबसे कम माना जाता है कि जीडीपी में कृषि का योगदान है लेकिन कम है, तो किसका है। देखो 3 क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ, एक तो होता है प्रथम छोड़ो नहीं बता रहा, हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे सारी चीजें डिस्कस क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे आंसर तृतीय, थर्ड सेक्टर, तृतीय सेक्टर 36-37, ठीक है। आपको इसके लिए पूरी डिटेल से अगर जानना है तो इसके लिए तो क्लासेस देखनी ही पड़ेंगी, है ना। चलो अब बताना है हम कौन सा कारक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण है। कौन सा कारक, ठीक है, कौन सा कारक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण है। कौन सा कारक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है। आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारण बताना है, कारक बताना है, क्या कौन सा कारक होगा, कौन सा प्रभाव होगा, है ना, प्रभावित करता है। तो भौतिक और मानव पूंजी में निवेश, भौतिक और मानव पूंजी में निवेश, ठीक है। अब हमें ये भी समझना है ना भौतिक पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी क्या होती है, ये सारी चीजें हम बस समझ रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है, हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन क्वेश्चनों को समझना है। क्वेश्चन समझ गए तो हमें बड़ी आसानी होगी आगे सिलेबस करने में और अपनी पढ़ाई करने में और अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा कृषि विकास में बाधा डालता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा कृषि विकास में बाधा डालता है। बुनियादी ढांचा कृषि विकास में बाधा डालता है, बाधा डालता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा परिवहन, भंडारण और बाजार, परिवहन, भंडारण और बाजार पहुंच को, परिवहन, भंडारण, ठीक है, परिवहन होगा या भंडारण होगा, मतलब आंसर है ये, परिवहन है, भंडारण है और बाजार पहुंच को प्रभावित करके, और बाजार पहुंच को प्रभावित करके ये हो गया हमारा। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर बुनियादी ढांचा नहीं है और कृषि में विकास, कृषि के विकास में बाधा है, तो परिवहन सबसे बेकार कर दो, भंडारण कहीं कृषि की जो हमारे जो खाद्यान्न है उसको भंडारण करने की दिक्कत पैदा कर दो, बाजार तक पहुंचनी मत दो, तो क्या होगा, कृषि में जो विकास होना है वो नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें हो गई तो हमारा कृषि खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन में नेक्स्ट है भारत में कृषि ऋण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या। भारत में कृषि ऋण से संबंधित, भारत में कृषि ऋण से संबंधित प्रमुख समस्या,
समस्या है। ठीक है, जो भारत है ना, भारत में जो कृषि ऋण है, कृषि ऋण से संबंधित प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? तो कुछ क्षेत्रों में क्या होता है ना, कुछ क्षेत्रों में ऋण के होते हैं ना, ऋण के औपनिवेशिक स्रोत पर उच्च निर्भरता होती है। औपनिवेशिक स्रोत पर कुछ क्षेत्रों में लिख लो इसमें आंसर, कुछ क्षेत्रों में ऋण के औपनिवेशिक कुछ क्षेत्रों में ऋण के औपनिवेशिक कुछ क्षेत्रों में ऋण के औपनिवेशिक स्रोतों पर उच्च निर्भरता उच्च निर्भरता। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारतीय कृषि में बाजार की खामियां भारतीय कृषि में भारतीय कृषि में भारतीय कृषि में भारतीय कृषि में बाजार की खामियां अक्सर किस ओर ले जाती हैं? भारतीय कृषि में बाजार की खामियां भारतीय कृषि में बाजार की खामियां जो बाजार की खामियां है ना, वो खामियां अक्सर किस ओर ले जाती हैं? बाजार की खामियां अक्सर अक्सर किस ओर ले जाती हैं? ये सिर्फ आपके टॉपिक रिवीजन हो रहे हैं ना, सिर्फ आपके टॉपिक के कितने टॉपिक और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण क्या होता है इसका आंसर? बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण। तो हमारे हो गए 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है। आपके 10 क्वेश्चन एक वीडियो में पूरे कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन रिवीजन होने के बाद जैसे हमारी क्लासेस चल रही थी इकोनॉमिक्स की, वैसे ही निरंतर क्लासेस चलेंगी और बहुत अच्छे से हम आपकी क्लासेस पूरी करा देंगे। और आपसे बस यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। और हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो होगा वो अच्छे से कराने की करेंगे, प्रयास करेंगे और कराएंगे भी हम। ठीक है, तो अभी हम यूकेएसएससी स्टार्ट करा है, यूकेएसएससी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करा सकते हैं और कितना हम कहाँ तक चल देंगे। आप जैसे कमेंट करोगे, आपको पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।